नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। विकास कार्यों का सीएम ने निरीक्षण भी किया, साथ ही समीक्षा की। लेकिन पहले हनुमानगढ़ी गए मुख्यमंत्री और उसके बाद वहां से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए, राम मंदिर के निरीक्षण के लिए, समीक्षा के लिए जो काफिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो काफिला निकला। विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक बार फिर से अयोध्या पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में पहले उन्होंने प्रभु श्री हनुमान की पूजा अर्चना की। संकट मोचन की पूजा अर्चना करने के बाद वहां से वो रामलला के दर्शन के लिए निकले और वहां राम मंदिर में जो विकासी कार्य चल रहे हैं, जो अभी भी काम चल रहा है 22 जनवरी को लेकर, उनकी समीक्षा की। वहीं जमीन के बदले नौकरी केस में बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। चार्जशीट में राबड़ी देवी, मीसा भारती का नाम शामिल है। 16 जनवरी को चार्जशीट पर सुनवाई होगी, जिसमें न केवल राबड़ी देवी बल्कि मीसा भारती का नाम शामिल है, लालू प्रसाद यादव का नाम शामिल है। इससे पहले तेजस्वी यादव को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घर है तेजस्वी यादव के नाम पे, उस घर को लेकर भी बवाल मचा हुआ है और उस घर को लेकर भी जानकारी ये है कि नौकरी के बदले उस घर को लालू परिवार ने तेजस्वी यादव के नाम पर लिखवाया था। हालांकि इस पर तर्क तेजस्वी यादव का ये था कि उस समय में वो नाबालिग थे और इस संदर्भ में अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव का कहना यह था कि इस जांच के दायरे में तेजस्वी यादव का नाम नहीं आना चाहिए। हालांकि अब एक बार फिर से चार्जशीट दाखिल की गई है। 16 तारीख को यानी 16 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी और पूछताछ के लिए न केवल लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी प्रमुख है उन्हें पहुंचना होगा, बल्कि बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को पहुंचना होगा, बेटी मीसा भारती को भी पूछताछ के लिए पहुंचना होगा। इससे पहले 17 आरोपियों से पूछताछ हो चुकी है। गुजरात पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का शुभ आरंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बैठक जो है वो बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में वाइब्रेंट समिट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके लिए 8 जनवरी की रात में ही वो गुजरात के अहमदाबाद पहुंच गए थे। और इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सूबे के सीएम भूपेंद्र पटेल ने उनका स्वागत किया था और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी एयरपोर्ट पर उस दौरान मौजूद थे। आपको बता दें कि इस बार समिट में दुनिया के 36 देश शामिल हो रहे हैं। इसमें से 18 देशों को गवर्नर और मंत्री समिट में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 15 से ज्यादा ग्लोबल CEO मौजूद रहेंगे। वहीं समिट के चीफ गेस्ट UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं और वो भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट 10 जनवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे यानी कि शुभारंभ करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में भारत और UAE के संबंध और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। समिट 10 से 12 जनवरी तक आयोजित होगा। समिट की थीम जो है वो गेटवे टू द फ्यूचर रखा गया है। समिट में माइक्रोसॉफ्ट, नेस्डैक, गूगल, सुजुकी के CEO शामिल होंगे। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और नटराजन चंद्रशेखरन समिट में हिस्सा लेंगे। वाइब्रेंट समिट में सभी की नजरें गुजरात के ऑटो सेक्टर पर टिकी हुई है। समिट में टेस्ला भी गुजरात में शामिल होगा और टेस्ला के भी गुजरात आगमन का ऐलान हो सकता है। मारुति और देश की कई EV यानी कि इलेक्ट्रिक
कंपनियां बड़ी घोषणा कर सकती हैं, इसकी भी उम्मीद है। वहीं सेमीकंडक्टर की कंपनियां भी बड़े ऐलान कर सकती है इस समिट में। यानी निवेश के मद्देनजर से अगर देखें तो गुजरात में इस बार व्यापक स्तर पर निवेश होगा। जो फॉरेन कंट्रीज की कंपनियां हैं वो गुजरात में निवेश करेंगी। इसके जरिए न केवल गुजरात का विकास बल्कि जन जन का विकास और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो रुक करते हैं हरियाणा की खबर का। आपको बता दें कि हरियाणा में ईडी ने शिकंजा कस लिया है। पंचकुला में 3 जगहों पर ईडी की रेड चली है। यहां पर माइनिंग कंपनी के मालिक के घर पर रेड की गई है। ईडी खंगाल रही है कंपनी मालिक के घर और ऑफिस, और कई ऐसे माइनिंग कंपनीज है जिनके घर और ऑफिस को खंगाला जा रहा है। रेड के दौरान मौके पर अर्धसैनिक बल तैनात है ताकि पश्चिम बंगाल में जो हादसा हुआ वो हादसा हरियाणा में भी ना हो जाए। ईडी की टीम के साथ इसके लिए पहले से ही अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया है। पहले 20 जगहों पर ईडी की टीम रेड करने पहुंची और पूर्व एमएलए की हो चुकी है इस मामले में गिरफ्तारी। तो अगर आज हम बात करें तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र में उद्धव गुट की मुश्किलें बढ़ गई हैं तो दूसरी तरफ अब हरियाणा में भी ईडी ने शिकंजा कस लिया। यहाँ पर पंचकुला में 3 जगहों पर रेड चल रही है और उस रेड के जरिए माइनिंग कंपनीज जो है उनके मालिक जो है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि न केवल घर बल्कि ऑफिस भी खंगाले जा रहे हैं। और ईडी की अचानक से इस रेड के जरिए जो हंगामा है माइनिंग कंपनी के मालिकों के बीच वो देखने को मिल रहा है और हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो पंचकुला में 3 जगहों पर ईडी की रेड लगातार जारी है। माइनिंग कंपनी के मालिक के घर पर रेड चल रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी ईडी पहुंची थी रेड करने के लिए और उसके बाद आज महाराष्ट्र में भी ईडी की टीम रेड के लिए पहुंची है। चलिए, तो मुंबई में जो ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है उसको लेकर भी जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर यह है कि अब मुंबई में भी ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है। उद्धव ठाकरे के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम, उनके कई करीबी ऐसे जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। विधायक हैं रविंद्र वायकर जिनके ठिकाने पर रेड चल रही है। 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। रविंद्र वायकर के सहयोगियों के 7 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। जो विधायक है रविंद्र वायकर, उनके जो करीबी है उनके ठिकानों पर छापेमारी, और रविंद्र वायकर जो है ये उद्धव ठाकरे के करीबी है तो उनके भी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। भूमि उपयोग की शर्तों में कथित रूप से हेरफेर करने का आरोप इन पर लगा है। जोगेश्वरी में एक होटल के निर्माण का आरोप है, जिस मामले में उद्धव गुट के नेता और विधायक जो है रविंद्र वायकर और उनके सहयोगी, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और 7 स्थानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आरोप यह है कि जमीन पर गैर कानूनी तौर पर होटल का निर्माण कराया गया है और ये होटल का निर्माण तब हुआ है जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। लाजमी सी बात है कि आरोप ये है कि उद्धव ठाकरे के करीबी है रविंद्र वायकर, तो उनके कह सकते हैं शासन में इस होटल का निर्माण बड़ी चालाकी से तो करवा लिया गया, लेकिन अब जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुई और वहां पर बीजेपी की सरकार बनी तो अब ईडी के शिकंजे पर आ चुके हैं। ईडी के रडार पर उद्धव ठाकरे के करीबी और उद्धव ठाकरे के करीबी जो हैं उनके अलग अलग ठिकानों पर जांच चल रही है। रविंद्र वायकर के ठिकानों पर जांच चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रविंद्र वायकर के जो करीबी है उनके ठिकानों पर भी रेड चल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया। राम जन्मभूमि को लेकर जो पोस्टर है वो लगाया गया। राम जन्मभूमि मंदिर के लगे हैं पोस्टर में लिखा क्या गया है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम।
हालांकि ये एक तंज के तौर पर भी हो सकता है, लेकिन अगर फिलहाल पोस्टर की हम बात करें तो सपा कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा है आपके सामने है वो पोस्टर। इस पोस्टर में आपको एक ओर प्रभु श्री राम और दूसरी ओर हाथ जोड़े अखिलेश यादव नजर आएंगे और बीच में जो तस्वीर है ये है राम मंदिर की तस्वीर। राम मंदिर की ये तस्वीर लगाई गई है सपा कार्यालय के बाहर और इसमें प्रभु श्री राम के साथ ही अखिलेश यादव की भी तस्वीर नजर आ रही है। ठीक है, राम जी एक आदर्श पुरुष थे, वो राजा थे आदर्श, उन्होंने एक आदर्श कायम किया था, उनकी सब सम्मान करते हैं। अब उसको कोई अपना समझ ले कोई पार्टी, राम किसी के नहीं है, राम तो कण कण में है, सबके हैं। ये तो बता दो दिया है आपको कि हमारे भी वो श्रद्धे हैं, इसलिए यहाँ पार्टी ने लगाया है, हम लोग आदर करते हैं। चलिए तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में पुराने सांसदों के कट सकते हैं टिकट। जी हां, नए चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी टिकट कट सकता है। एमपी में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी काट सकती है पुराने सांसदों के टिकट, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी शामिल है। विधानसभा चुनाव के तर्ज पर एमपी में बीजेपी कर रही है लोकसभा चुनाव की तैयारियां। 3 या उससे ज्यादा बार से ज्यादा सांसद रहने वाले नेताओं को इस बार मौका नहीं मिलेगा, यानी इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा बीजेपी की ओर से। भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ग्वालियर से विवेक नारायण, सागर से राज बहादुर सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, शहडोल से हिमांद्री सिंह, विदिशा से रमाकांत भार्गव को इस बार नहीं मिलेगा टिकट। लोकसभा चुनाव में टिकट इस बार बदले जाएंगे चेहरे। कई सीटों पर नए चेहरों पर बीजेपी आजमाएगी अपनी किस्मत और नए चेहरे होंगे तो नए चेहरों पर भरोसा कितना होगा लोगों को, और उन नए चेहरों के आधार पर बीजेपी को क्या वो सीट जो अभी सांसद है उनके नेतृत्व में जीत पाई है बीजेपी, क्या वो अगर चेहरा बदलता है तो सीट जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये एक प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट बीजेपी का, जिसके जरिए अगर 3 बार से जो सांसद रह चुका है उन्हें रिप्लेस करके नया चेहरा लाया जाएगा। नए चेहरे पर दांव आजमाएगी बीजेपी और देखना ये होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में ये जो नया चुनावी रणनीति है ये बीजेपी के लिए कितना काम आती है। तो वही छत्तीसगढ़ में जवानों ने आईईडी किया निरस्त, नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। 15 किलो आईईडी निरस्त किया गया। तो छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल जवानों और सीआरपीएफ की टीम संयुक्त अभियान पर निकली और उस दौरान कैंप पोर्ट कपल्ली से 1 किलोमीटर दूर से एक आईईडी मिला, जिसका वजन लगभग 15 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल इससे टीम ने निरस्त कर दिया है। अब सीआरपीएफ और जिला बल के जवान जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जवानों के हाथ बड़ी सफलता लगी और सफलता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नक्सलियों की ओर से 15 किलो का एक आईईडी बम लगाया गया था, जिसे निरस्त करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। वहीं बेंगलुरु से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला सीईओ ने गोवा में बेटे की हत्या कर दी है। 4 साल के बच्चे का शव लेकर बेंगलुरु गई, होटल रूम में खून मिलने से खुलासा हुआ। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु चली गई। गोवा पुलिस की जानकारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने सूचना को उसके बेटे के शव के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलने के बाद आरोपी महिला की पहचान 39 साल की सूचना सेठ के रूप में की गई है। वो स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर है। सूचना ने बेटे का मर्डर क्यों किया, इसकी वजह पुलिस ने अभी नहीं बताई है।
लेकिन कहा जा रहा है कि पति से विवाद की वजह से उसने ये कदम उठाया। और सोचिए कितनी दर्दनाक ये घटना है, जहां एक 39 साल की महिला, जिसे मां कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि एक 39 साल की मां ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। और जानकारी अभी ये निकलकर सामने आई है कि पति से विवाद के कारण बेटे की हत्या की गई है। Seriously take this type of matter it wrong. See, this can't be related to any tourist incident or something. This has happened within the family. So we have to see what is the motive of the crime and all. But as far as tourists are concerned, Goa police is very serious. We always show good response whenever any tourist have any concerns where police is involved. Sir, accused कहाँ का है sir? Basically इनके जो डिटेल से पता चला they are from Bangalore, but on interrogation the lady told she is originally from Bengal and she is married to a person from Kerala. Is for personal why? Sorry? Is work why? CEO. She social media profiles when we checked she was found to be have shared a profile in which she is CEO of an art. रुक करते अगली बड़ी खबर का। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को झटका लगा। कोर्ट ने पुलिस चार्जशीट रद्द करने से इनकार कर दिया है। केस में कार्रवाई को रद्द करने से भी इनकार किया है। हाई कोर्ट ने अब्बास की मांग को खारिज कर दिया है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला है। हाई कोर्ट का नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है। तो अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अब सुनवाई इस मामले में होगी और साथ ही चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट का नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने आदेश जारी किया है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। तो केस में कार्रवाई को रद्द करने से भी इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब्बास की मांग को खारिज कर दिया है। और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।